हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज का कीड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ लेसन नंबर सेकंड के प्रोग्राम्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कुछ प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आज मैं इसी वीडियो में आपको लेसन सेकंड के प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको 5 प्रोग्राम के बारे में बताया था जो हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप भी प्रैक्टिकली करना चाहते हो अपने कंप्यूटर पे, तो आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है टर्बो C++। ठीक है, आप जैसे ही इसको नेट से डाउनलोड करोगे और आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको एक ऐसा आइकन डेस्कटॉप पे दिखाई देगा। ठीक है, तो देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, तो आपको एक विंडो दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट टर्बो C++। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक C++ का जो इंटरफेस मोड है, ठीक है, जो इसका जो फर्स्ट आईडी होगा वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको मैं कुछ मेन फंक्शन बताना चाहता हूँ कि आपको मोस्टली कौन कौन से फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फाइल के अंदर एक न्यू फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, और इसका यूज़ कब करना है, जब आप इस विंडो पे एक प्रोग्राम बना लोगे, ठीक है, देन आपको सेकंड प्रोग्राम किसी दूसरी विंडो पे बनाना है। तो न्यू विंडो को ओपन करने के लिए आप इस न्यू पे क्लिक करोगे। ठीक है, सेकंड आता है ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन का यूज़ हम कब करेंगे, ओपन फंक्शन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से ही प्रोग्राम सेव है। उस प्रोग्राम को यहाँ पे चलाने के लिए हम ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे और ओपन फंक्शन से हम उस फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई नई फाइल यहाँ पे बना रहे हो तो आप उस नई फाइल को सेव करने के लिए आप सेव फंक्शन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आपको इसकी शॉर्टकट की याद कर लेनी है कि आपको अगर आपको फाइल को ओपन करना है तो आप F3 कीवर्ड का यूज़ करोगे। ठीक है, F3 शॉर्टकट की है। अगर आपको फाइल को सेव करना है तो आप F2 फंक्शन का यूज़ करोगे। ठीक है, ये आपके फंक्शन कीज़ है F3 और F2। क्लियर। देन इसके बाद आपके लिए जो मोस्ट यूज़फुल फंक्शन है वो है रन वाला। जो भी आप यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हो, आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप इसको चलाकर इसका आउटपुट देखना चाहते हो, तो आप रन पे जाके रन पे क्लिक करोगे। नहीं तो आप इसकी शॉर्टकट की याद कर सकते हो Ctrl+F9। तो अब मैं बात करने वाला हूँ उन 5 प्रोग्राम्स की जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैं जो प्रोग्राम बनाने वाला हूँ वो है 1 डायमेंशनल एरे। अगर मुझे जो यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है, अगर मुझे उसका कोई नेम देना है, तो नेम देने के लिए मैं कमेंट का यूज़ करूँगा। जो बच्चे जानते हैं कमेंट के बारे में तो वो समझ गए होंगे कि यहाँ मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। जो बच्चे नहीं जानते तो आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि कमेंट एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा सोर्स है जो प्रोग्रामर को पढ़ने के काम आता है। यानी कि कमेंट एक रीडेबल इन्फॉर्मेशन है जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, जो कंपाइलर के द्वारा इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। अगर यहाँ मैं लिखूँगा सिंगल एंड कमेंट लिखने के लिए यहाँ मैं यूज़ करता हूँ डबल स्लैश का। ठीक है, यहाँ मैं कुछ भी लिखूँगा वो मेरा क्या बन जाएगा, कमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कमेंट। ठीक है, ये टॉपिक आपका लेसन नंबर 6 में भी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यहाँ मैंने जो लिखा है 1 डायमेंशनल एरे, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो ये चीज़ मेरे आउटपुट स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कमेंट होते हैं वो कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होते, वो उनके द्वारा इग्नोर किए जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पढ़ने की इन्फॉर्मेशन है जिसको पढ़ के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस रिलेटेड बना रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ मैं जो सबसे फर्स्ट लाइन लिखूँगा प्रोग्राम की वो होगा हेडर फाइल्स। ठीक है, और हेडर फाइल्स को यूज़ करने के लिए यहाँ मैं यूज़ करूँगा हैश का। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताऊँगा जो आपको याद रखनी है। अगर आप इसको अभी से रीड कर लोगे तो आपको आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हैश का यूज़ क्यों करते हैं, हैश का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं उसको चलाने के लिए हम हैश सिंबल का यूज़ करते हैं। जो फाइल हम हैश सिंबल से शुरू करते हैं उन फाइल को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, जो कि पहले ही प्रोसेस होती है सबसे पहले। तो हैश सिंबल का यूज़ कर लिया। देन इसके बाद मैं लिखूँगा इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड भी एक हेडर फाइल का पार्ट है। देन इसके बाद फाइल का नेम जो मैं लिखूँगा फर्स्ट studio.h। अभी जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं C लैंग्वेज के अंदर।
तो जो सी लैंग्वेज के अंदर जो दो हेडर फाइल यूज़ होती है कॉमन, वो होती है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सेकेंड होगी हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, आपको ये दो हेडर फाइल याद करनी है। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो सी लैंग्वेज के अंदर तो सबसे पहले ये दोनों लाइनें मस्ट है लिखनी। ठीक है, क्योंकि हमारे जो फंक्शन यूज़ करेंगे अंदर, वो जो फंक्शन अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, आप इसको यूज़ करना चाहते हो, वो सारे फंक्शन इन फाइल के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि जो स्टूडियो है उसका पूरा नाम क्या है, उसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, और इस फाइल के अंदर दो फंक्शन क्या है बनाए गए हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है उसका नेम है प्रिंट एफ, सेकेंड बात करता हूँ मैं स्कैनएफ की। ठीक है, तो दो फंक्शन का हम यूज़ करने वाले हैं। जो दो फंक्शन यहाँ पे जो डिफाइन किए गए हैं वो इस फाइल में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, सेकेंड बात करता हूँ कोने डॉट एच की। जो कोने डॉट एच है इसका जो पूरा नाम है वो है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, जो प्रोग्राम में हम दो फंक्शन यूज़ करेंगे, क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी एच, ये दोनों फंक्शन भी कोने डॉट एच के अंदर डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ मैं लिखता हूँ वॉइड मैन। वॉइड मैन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो जो एग्जीक्यूट होंगे वो मेन फंक्शन से ही होंगे। क्लियर, देन करली ब्रेसेस। ये करली ब्रेसेस मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये एक नया ब्लॉक बनाते हैं। हम जो मेन फंक्शन के ब्लॉक में जो कुछ भी लिखेंगे वो सब भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें इसका क्या आउटपुट मिलेगा। क्लियर, ओके। तो अब मैं बात कर रहा हूँ वन डायमेंशन एरे की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वन डायमेंशनल एरे को कैसे बनाते हैं, आप लिखोगे इंट A5। ओके, ये मेरा एरे वेरिएबल है जिसका साइज़ क्या है, 5 है। यहाँ लिखता हूँ मैं आई क्यों लिखा, क्योंकि आई मैं यूज़ करूँगा लूप के लिए। ठीक है, अब मुझे 5 वैल्यू एक साथ स्टोर करवानी है तो मैं 5 बार स्कैनएफ का यूज़ तो मैं कर नहीं सकता, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक लूप को चलाऊँगा। तो लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होता है, तो उसका मैंने नाम क्या लिया है, आई लिया है। ठीक है, फिर लिखता हूँ मैं क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ मैंने कोई भी प्रोग्राम लिखा है उसको मैंने चला के देख भी लिया, तो अब क्या होगा कि आउटपुट स्क्रीन पे मुझे उस प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा। क्लियर, आउटपुट मिलेगा। अगर मैं इसी सेम विंडो पे मैं फिर से कोई नया प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं विंडो चेंज नहीं करता, इसी प्रोग्राम को मिटा के मैं नया प्रोग्राम लिखता हूँ, उसको मैं फिर से रन करता हूँ, तो इससे क्या होगा कि अगर मैं इस फंक्शन का यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे पीछे वाला आउटपुट भी दिखाई देगा, और जो मैंने अभी करंटली प्रोग्राम रन किया है मुझे उसका भी आउटपुट साथ में दिखाई देगा। तो दोनों आउटपुट क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो क्लियर स्क्रीन क्या करता है कि जो लास्ट आउटपुट होता है किसी भी प्रोग्राम का, उसको इरेज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 5 एलिमेंट स्टोर करवाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैं एक मैसेज लिखूँगा, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। तो मैसेज में लिखता हूँ कि एंटर एनी 5 एलिमेंट्स। ठीक है, आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको यही याद करना है। ठीक है, देन सेमीकोलन। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हो, देन इसके बाद जितनी भी लाइंस लिखी जाएगी उन सब के लास्ट में क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा। सेमीकोलन क्या काम करता है, सेमीकोलन किसी भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने का काम करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना चाहते हो तो इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन के अंदर सेमीकोलन नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो इस लाइन को टर्मिनेट ही कर देगा तो कभी भी इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल क्या याद रखना है कि जब भी आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर रहे हो तो जस्ट इसके ऊपर वाली लाइन के अंदर सेमीकोलन कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करते हो तो आपका यहाँ पे ब्लॉक वेस्ट है, वो किसी भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे मेन फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, इसके बाद मैंने ब्लॉक शुरू कर दिया। ठीक है, अब जितनी भी यहाँ मैं लाइन्स लिखूँगा वो सब लाइन किसकी होगी, वो मेन फंक्शन की होगी। ठीक है, तो मुझे मेन फंक्शन को टर्मिनेट नहीं करना है, मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो यहाँ मैंने मैसेज लिखा है एंटर एनी 5 एलिमेंट्स, तो मुझे 5 एलिमेंट चाहिए, तो मुझे 5 बार स्कैनएफ नहीं लिखना, तो मैंने क्या किया है, मैंने उसके लिए एक लूप वेरिएबल लिया है। जो लूप वेरिएबल है वो है आई। तो यहाँ मैं लूप चलाऊँगा
फॉर i इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं 0 के लिखूँगा, यहाँ मैं 0 क्यों लिखूँगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है तब आपको ये प्रॉब्लम ईजिली समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, इसलिए यहाँ मैंने 0 लिखा है, ठीक है। देन इसके बाद मेरा लूप कहाँ तक चले, i लेस देन 5, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर i इक्वल टू 4, बात इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 इसलिए लिखता हूँ कि जो आपका यहाँ पे साइज होगा वही नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, बस लेस देन का यूज़ करना है, इक्वल का यूज़ नहीं करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट मेरा कहाँ से होगा, 0 से होगा और कहाँ तक चलेगा, 5 तक। यानी कि अगर मैं 0 से लेके 5 तक चल रहा हूँ तो यहाँ बताओ कि मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 0 के बाद मैं आगे जाऊँगा तभी 1 2 3 4 5 आएगा, यानी मेरी वैल्यू क्या हो रही है, प्लस हो रही है। सो इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा i प्लस प्लस। ओके, क्लियर। तो मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे स्कैनफ चलाना है, तो मैं लास्ट में यहाँ पे एक सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा, यहाँ मैं यूज़ करूँगा फिर से ब्लॉक का, ठीक है। देन यहाँ मैं लिखूँगा स्कैनफ। देन यहाँ मैंने लिखा है स्कैनफ। स्कैनफ का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो तो वहाँ पे आप एक फंक्शन का यूज़ करोगे, उसी फंक्शन का नाम है स्कैनफ, ठीक है। तो स्कैनफ फंक्शन के बाद मैं क्या करूँगा, तो मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ मैंने जो टाइप लिया है वो लिया है इंट। इट मीन्स कि यहाँ मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ, और इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा %d का। और जो फॉर्मेट होता है, देखो इंट का फॉर्मेट क्या है, %d है। %d क्यों लगाया जाता है कि अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है तो आपको स्कैनफ को बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो। स्कैनफ टाइप को नहीं समझता, वो फॉर्मेट को समझता है, तो उसको फॉर्मेट यहाँ बताना पड़ेगा, वो भी डबल कोट्स के अंदर। आप यहाँ लिखोगे %d, ठीक है, %d लिखा। अब स्कैनफ को पता चल गया कि हाँ मुझे अब इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। तो अब मुझे वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो स्टोर करवाने के लिए एक ऑपरेटर लगता है जिसको बोलते हैं एम्परसेंड, जिसको आप एंड भी बोलते हो, ठीक है। तो इस ऑपरेटर का यूज़ करके आपको उस वेरिएबल का नेम लिखना है जहाँ पे आपको वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो मुझे एरे के अंदर एलिमेंट लिखने हैं, तो एरे वेरिएबल क्या मेरा a है। अब यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो i कर रहा है, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा i, ठीक है। यहाँ मैं करूँगा ब्लॉक बंद। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन 4 लाइन से क्या हो रहा है कि यहाँ लिखा मैंने 5, यानी कि 5 वैल्यू इस वेरिएबल में क्या हो रही है, इनपुट हो रही है। इनपुट कब होगी, जब इसको मैं रन कराऊंगा, ठीक है। आपको इसका मैं आउटपुट दिखाऊंगा, अभी आप इतना समझ जाओ, ठीक है। देन इसके बाद ये काम हो गया मेरा इनपुट का। अब मुझे उन एलिमेंट्स को प्रिंट भी करना है, तो सबसे पहले यहाँ मैं एक मैसेज को प्रिंट करूँगा जिसमें लिखता हूँ मैं printf एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स और भी है, वो आपको मैं आउटपुट स्क्रीन के टाइम बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इनपुट करवाया था सेम वैसे मुझे आउटपुट भी करवाना है, ठीक है। इसका आउटपुट भी लेना है, तो मैं लिखूँगा फॉर, सेम वही लूप चलाऊँगा, i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, i प्लस प्लस। ओके, ब्लॉक शुरू करोगे। इनपुट करवाना था तो स्कैनफ लगा दिया, ठीक है। अब प्रिंट करवाना है तो क्या लिखोगे, printf लिखोगे, सेम वही फॉर्मेट लिखोगे यहाँ पे %d। अब यहाँ सिर्फ वेरिएबल का नेम लिखोगे। अब आपको यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना है, आप सिंपल वेरिएबल का नेम लिखोगे ai, ठीक है। ब्लॉक बंद, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, रन होने के लिए रेडी हो गया। तो मैं प्रोग्राम को क्लोज करूँगा, तो इसके लिए मैं लास्ट में लिखूँगा get ch। अब get ch का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये होगा हमारा ब्लॉक बंद। आपको एक बात ये याद रखनी है कि जितनी बार आप ब्लॉक शुरू कर रहे हो उतनी बार बंद करना पड़ेगा, लेकिन जो ब्लॉक लास्ट में शुरू कर रहे हो वो सबसे पहले बंद करना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये शुरू किया तो मेरा सबसे लास्ट में बंद ये होगा, ठीक है। जो मेन फंक्शन का ब्लॉक होता है वो गेट cs के बाद बंद होता है, ठीक है। फिर फॉर लूप चल रहा है, फॉर लूप का लूप यहाँ बंद होगा, फिर फॉर लूप चलेगा, फिर इसका लूप यहाँ बंद होगा।
गेट सी एच का यूज़ क्यों किया है? वो गेट सी एच का यूज़ इसलिए किया है कि आप जब प्रोग्राम बना के उसको चला के देखते हो तो आपको उसका आउटपुट दिखाई देता है। आउटपुट क्यों दिखाई देता है? कि जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसको वहाँ पे होल्ड किया होता है। तो होल्ड करने का काम कौन करता है? वो करता है गेट सी एच। ठीक है, गेट सी एच का काम क्या है कि अगर आप इसका यूज़ नहीं करोगे, पहले ये समझ लो कि अगर आप इसका यूज़ नहीं करोगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका प्रोग्राम रन तो होगा लेकिन आपको आउटपुट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो नैनो सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपको वहाँ पे दिखाई देता है, फिर एकदम से गायब हो जाता है। ठीक है, उस आउटपुट को होल्ड करवाने के लिए आपको गेट सी एच का यूज़ करना ही होगा। ठीक है, तो अभी मेरा 1D का प्रोग्राम पूरा रेडी हो चुका है। अगर इसको मैं प्रिंट करूँगा, इसको रन कराऊंगा, तो शॉर्टकट की क्या थी? Ctrl+F9। तो रन हो चुका है। यहाँ भी लिखा रहा है कि एंटर एनी 5 एलिमेंट्स, तो यहाँ मैं 5 एलिमेंट लिखता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एक साथ लिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, वो एक साथ लिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये नंबर अलग अलग मुझे दिखाई दे, जैसे मैंने इनपुट दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगा \n का। ठीक है, यानी कि इस लाइन के बाद जो मेरा काम हो वो नई लाइन से हो। पहले लिखे एंटर एनी 5 एलिमेंट्स, फिर वो नई लाइन में जाए, फिर आगे का काम वो करें। ठीक है, सेम यहाँ पे भी अगर मुझे नंबर्स को प्रिंट करवाना है अलग अलग लाइन में, तो यहाँ मैं लिखूँगा \n। ठीक है, अब मैं आपको इसका आउटपुट फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, देखो अब देखो कर्सर कहाँ आ रहा है? अब यहाँ पे आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे \n का यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अब मेरा आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। तो ये सही तरीका होता है एक प्रोग्राम को चलाने का। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम की, जो है 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि 2 साइज लेने होते हैं, एक होता है रो का, एक होता है कॉलम का। यहाँ मैं फर्स्ट साइज लेता हूँ रो का एंड मैं सेकंड लेता हूँ कॉलम का। अगर मेरे पास 2 साइज है तो वेरिएबल भी लूप के 2 होने चाहिए, तो मैं i और j लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट स्टोर करवा सकता हूँ? तो 3 और 3 9। तो यहाँ पे मैसेज क्या लिखूँगा? एंटर एनी 9 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये लूप जो चलाएगा रो का, वो चलाएगा i और कॉलम का चलाएगा j। ठीक है, तो मैं पहले चलाता हूँ रो का, तो रो का लूप चला रहा है i, तो मैंने साइज दे दिया 3। ठीक है, इसी के ब्लॉक के बाद मैं चलाऊँगा फॉर लूप कॉलम का j = 0। सेम वही चलाओगे क्योंकि दोनों के साइज़ क्या सेम है, बस i की जगह क्या लिखना है आपको? j लिखना है, j++। फिर ब्लॉक शुरू। ठीक है, देन इसके बाद स्कैनफ में सेम यही लिखोगे। यहाँ पे i लिखा है, i के साथ क्या आ जाएगा? j आ जाएगा। ओके, तो यहाँ मैंने 2 बार ब्लॉक का शुरू किया है, तो यहाँ मैं 2 बार इसको बंद करूँगा। क्लियर? ओके, देन इसके बाद मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट में बना के दिखा देता हूँ। देखो अब शायद आपको कुछ समझ आ जाए। ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ शुरू किया, ये ब्लॉक यहाँ बंद हो गया। ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ शुरू किया, ये ब्लॉक यहाँ बंद हो गया। ठीक है, ये ब्लॉक आपको पता है कि सबसे लास्ट में बंद होगा। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे इनपुट का काम किया है, सेम ऐसे मुझे यहाँ पे आउटपुट का भी काम करना है। तो यहाँ मैं साइज़ फिर से चेंज करूँगा, यहाँ मैं लिखता हूँ 3। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे फिर लूप चलाऊँगा फॉर j = 0 j <3 j++। ठीक है, यहाँ पे साइज 3 3 था, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके 2 तक चलेगी। इसकी इंडेक्स वैल्यू भी 0 से लेके 2 तक चलेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 3 लिया इनपुट के लिए। सेम ऐसे मैंने आउटपुट के लिए भी 0 3 लिया। ठीक है, तो यहाँ मैं करता हूँ ब्लॉक शुरू printf। तो यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ j को। अभी आपको इसमें एक चीज़ और बताऊँगा, एक बार मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है,
अभी प्रोग्राम मेरा रेडी हो चुका है, अब इसको मैं करवाता हूँ रन। देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि एंटर इन 9 एलिमेंट्स। मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नाउ यू कैन सी अब ऐसे प्रिंट हो रहा है, जो कि मेरा सही फॉर्मेट नहीं है। जो 2D एरे होता है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आना चाहिए, तो अभी यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ में लिखा है \n, ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगा \t, ठीक है। टी का यूज़ क्यों करते हैं, टैबुलर स्पेस के लिए, ओके। एंड जस्ट यहाँ मैं लिखूँगा printf, यहाँ मैं लिखूँगा \n को, ओके। अब इसको मैं रन करवाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अभी देखो अभी भी आउटपुट क्या है, कुछ अलग तरीके से आ रहा है। अब ये पूरा तरीके में नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ लगाऊंगा \n, क्योंकि जो मेरे एलिमेंट्स थे वो इस लाइन के साथ ही थोड़ा आगे जाके प्रिंट हो रहे थे, तो मुझे यहाँ पे चाहिए ही नहीं, मुझे इसके अगले लाइन में चाहिए, तो मैंने \n लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो कि पहले नंबर प्रिंट हो फिर स्पेस आए, तो इसलिए मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, क्योंकि परसेंटेज तो पहले नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है, फिर स्पेस ले, तो मैंने इसके बाद लगा दी \t। अगर \t में पहले लगा रहा था तो पहले स्पेस आ रहा था फिर नंबर प्रिंट हो रहा था, जो कि तरीका सही नहीं था। अब इसको मैं लास्ट बार रन करवाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नाउ यू कैन सी अब जो मेरा प्रोग्राम आया है, जो इसका आउटपुट आया है वो बिल्कुल सही तरीके से आया है, ओके स्टूडेंट्स। सो ये दो प्रोग्राम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपके एरे चैप्टर में, ठीक है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है 1D एरे का। क्यों? क्योंकि 1D एरे से आप 1D एरे वाला तो कर ही लोगे, लीनियर सर्च भी कर लोगे और बाइनरी सर्च भी कर लोगे, ठीक है। तो आपको मैं लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आज नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप 1D एरे की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको वो प्रोग्राम समझना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक लास्ट प्रोग्राम बताता हूँ जो है फिबोनाची सीरीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मैं सबको इरेज कर देता हूँ। मैटर फाइल फिर से लिखता हूँ std.h #include conio.h, ओके। सो यहाँ मैं इसका कमेंट भी चेंज कर देता हूँ। आपने देखा होगा कि ये कमेंट वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब बनाता हूँ फिबोनाची सीरीज़। देखो सीरीज़ ये होती क्या है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कमेंट में समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे दो नंबर होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1, ठीक है। ये दो नंबर हमें इनपुट करवाने हैं, ठीक है। आगे के जो इनपुट होंगे, आगे के जो नंबर प्रिंट होंगे वो हमें प्रोग्राम की हेल्प से करवाने हैं, ठीक है। और वो प्रोग्राम कैसे करेगा, वो क्या करेगा कि सबसे पहले दो नंबर को प्लस करेगा, 0 1 को, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा, प्लस करके 1 ही प्रिंट करेगा। देखो अब इसको ध्यान से समझना कि मान लो ये जो 0 है वो एक x वेरिएबल में स्टोर है और जो y के अंदर 1 नंबर स्टोर है, ठीक है। यानी x की वैल्यू 0 है, y की 1 है, तो इनका जो प्लस था वो मैंने z में करवा दिया और z ने क्या प्रिंट किया, 1 किया। अब क्या होगा कि इसके बाद मुझे क्या करना है कि जो मेरी z की वैल्यू थी वो y को दे दे और जो y की वैल्यू थी वो x को दे दे, यानी कि 0 का काम नहीं है, अब इसको प्लस करने की नीड ही नहीं है। अब मुझे इसको और इसको प्लस करना है, तो ये वैल्यू तो y की थी, लेकिन ये वैल्यू किसको दे, अब x को दे, और ये वैल्यू z की थी, ये वैल्यू किसको दे, y को दे, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्वैपिंग करूँगा, ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी क्या होगा कि 1 और 1 क्या होंगे, 2। वैसे लास्ट के दो नंबर आपको फिर से प्लस करने हैं, 1 और 2 3, फिर से दो लास्ट के नंबर आपको प्लस करने हैं, 3 और 2 5, लास्ट के नंबर 2 नंबर्स 3 और 5 है तो उनको प्लस करोगे तो 8 आएगा, फिर 13 आएगा, ठीक है, फिर 21 आएगा, फिर 34 आएगा। ऐसे करके वो चलता रहेगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो हमें इसकी लिमिट भी बतानी होगी कि ये नंबर कहाँ तक प्रिंट हो, ओके। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि सबसे पहले मैं लेता हूँ वॉइड मेन फंक्शन को यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइप लेता हूँ इंट, क्योंकि नंबर्स पे काम करना है तो उसका टाइप तो इंट ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ मैं कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ मैं लेता हूँ x, ठीक है, और यहाँ मैं x की वैल्यू डिफाइन कर ही देता हूँ 0, क्योंकि मुझे दो नंबर पहले से लेने हैं, ठीक है। आगे लिखता हूँ मैं y = 1, ओके।
ठीक है, अब जो दोनों का प्लस हो जाए जेड में, तो मैंने एक जेड वेरिएबल ले लिया। क्लियर। तो मुझे कितने नंबर्स प्रिंट करने हैं, कितने टर्म्स प्रिंट करने हैं, वो मैंने कर दिया एन नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लूप भी चलाना पड़ेगा, तो मैंने लूप वेरिएबल ले लिया आई नाम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई तो मेरे को बनाने थे वेरिएबल, क्योंकि फिबोनाची सीरीज इनके बिना पॉसिबल नहीं है। तो 0 1 तो मुझे नंबर चाहिए थे, तो इसलिए मैंने एक्स और वाई वेरिएबल बना लिया। जेड के अंदर क्या हो कि एक्स और वाई प्लस हो। ठीक है, एन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे इनफाइनाइट तो प्रिंट करने नहीं है, मुझे इनकी लिमिट डिसाइड करनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन वेरिएबल लिया है कि मुझे आगे के 10 नंबर दिखाए या 20 नंबर दिखाए। ठीक है, आई क्यों लिया है कि वो नंबर जो दिखाएगा तो मुझे बार बार देखने के लिए प्रिंट एफ तो लगाना नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक बार में ही सारे वो नंबर दिखा दें। ठीक है, मैं एक बार ही प्रिंट एफ यूज़ करूँ और प्रिंट एफ वो चले लूप के अंदर, तो लूप चलेगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार नंबर प्रिंट करता रहे। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ क्लियर स्क्रीन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ मैसेज, जो लिखूँगा मैं प्रिंट एफ के अंदर। यहाँ लिखता हूँ मैं कि एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, कि मुझे कितने टर्म्स तक नंबर प्रिंट करने हैं, यानी 1 के बाद मुझे कितने और नंबर प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, वो वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, एन में जानी चाहिए। तो मैं एन को कराऊंगा स्कैन एफ, फॉर्मेट क्या है इसका %d, तो यहाँ लिखूंगा %d क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, कोमा एंड एन। ओके, इतना समझ आ गया कि मुझे कितने नंबर्स यहाँ पे प्रिंट करवाने हैं, वो वैल्यू कहाँ जाएगी, एन में जाएगी। ठीक है, अब मुझे उन नंबर को प्रिंट करना है, तो एक मैसेज लिखता हूँ मैं प्रिंट एफ फिबोनाची सीरीज। ठीक है, लगा दिया डबल कोट्स ब्रैकेट 1 एंड सेमीकोलन। अब यहाँ मेरा चलेगा लूप, तो लूप चलाता हूँ फॉर, दो वेरिएबल क्या है आई, तो जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, 1 से होगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो, मेरा लूप चले आई लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, ये कोई एरे नहीं है, तो मुझे जो टर्म प्रिंट करनी है वो 1 से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, एरे में इंडेक्स वैल्यू को देखा जाता है, आप उस एरे को और इसको मिक्स मत करना। ठीक है, यहाँ में लिखा एन कि मुझे 10 टर्म प्रिंट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट तो ये 1 से होगा ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 से चलेगा और एन तक चलेगा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, ब्लॉक शुरू। अब यहाँ मैं करूँगा पहले नंबर को प्रिंट है। ठीक है, तो प्रिंट करता हूँ पहले मैं %d कोमा, देन यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ। देखो, अगर आपको ये एक्स वाई को प्रिंट करवाने हैं तो करवा सकते हो, मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा नेक्स्ट सीरीज प्रिंट करूँ, तो सबसे पहले यहाँ करूँगा मैं z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ प्रिंट कर दे x को। क्लियर, देन इसके बाद क्या हो कि जो वैल्यू मेरी y की थी वो कहाँ जाए, x में, तो यहाँ मैं करूँगा x इक्वल टू वाई, एंड जो z की वैल्यू थी वो कहाँ जाए, y में, तो लिखूँगा y इक्वल टू z, क्योंकि हमेशा वैल्यू राइट टू लेफ्ट असाइन होती है। सबसे पहले y x को वैल्यू देगा, फिर z y को वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा मैं नीचे गेट सी एच एंड ब्लॉक बंद। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे नंबर प्रिंट हो वो वर्टिकली प्रिंट हो, तो यहाँ मैं लिखूँगा \n। ठीक है, और यहाँ मैं प्रिंट करूँगा z को, x को प्रिंट नहीं करूँगा। तो मैं इसको करता हूँ प्रिंट, एक एरर आ गया। ओके, एरर कहाँ पे आया है, ओके सॉरी, मैंने इस ब्लॉक को बंद नहीं किया। यहाँ मैं ब्लॉक को बंद करूँगा, फिर इसको मैं रन करूँगा। ओके, तो पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, कि मुझे फिबोनाची सीरीज की कितनी टर्म प्रिंट करनी है, मुझे करनी है 10। तो देखो स्टार्ट 1 से हो रहा है, ऊपर देखो 1 2 3 5 8 13 21 34 55 86। मैं चाहता हूँ कि 1 भी मेरा नीचे प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा \n। तो उसको मैंने करवाया रन, मुझे 10 टर्म्स प्रिंट करनी है, तो मेरी 10 टर्म्स प्रिंट होगी। अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टली करवाना है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल भी करा सकते हो, बस आपको क्या करना है। ठीक है, अब आप इसका आउटपुट देखो, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ लिखता हूँ मैं 10, तो मेरे नंबर ऐसे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, आप जैसा चाहे वैसे उसको प्रिंट करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको 3 प्रोग्राम करवाए हैं, और इसको आप लाइटली मत लेना, क्योंकि ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब डेटा स्ट्रक्चर आपके 20 नंबर की है, और 20 नंबर के अंदर आपके पास 2 चैप्टर हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो बनेंगे, मैं इतना श्योर हूँ कि आपके प्रोग्राम तो आने वाली हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रोग्राम अच्छे से करने हैं। अगर आप 1D अरे सीख जाओगे आज, तो मैं कल आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के प्रोग्राम करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 1D अरे भी समझ नहीं आएगा तो अगर आगे आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और आप याद करते रहो। अगर वो चीज़ें याद हो जाएगी ना, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आप इसको याद करोगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।